हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और एज वेल एज इस टाइम इंडिया में क्या प्रेजेंट सिनेरियो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का। लेट्स स्टार्ट। चैलेंजेस फेसिंग द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। बहुत सारे चैलेंजेस जो है आज के टाइम में हमारे फाइनेंशियल सेक्टर फेस कर रहे हैं। इवन दो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया में वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रोइंग सेक्टर में है। और इस ग्रोइंग सेक्टर को लोगों की जो बढ़ती हुई जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ रहा है और उन डिमांड्स को फुलफिल करते हुए से कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें कुछ स्पेशल चैलेंजेस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल। नंबर 2, लैक ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस। नंबर 3, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। Number 4, lack of specialization. Number 5, lack of recent data. Number 6, lack of efficient risk management system. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पार्ट 1 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है। यहाँ पर लेबर का बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है। इसलिए अब सबसे बड़ी दिक्कत फाइनेंशियल सेक्टर को क्यों फेस करनी पड़ रही है कि उन्हें क्वालिफाइड एम्प्लॉयज चाहिए और ये क्वालिफाइड एम्प्लॉयज इतनी आसानी से मिलते नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ रही है इन कंपनीज को। तो इन फाइनेंशियल सेक्टर को इन हाईली क्वालिफाइड और ना केवल पर्सनल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनके पास वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो कस्टमर को कन्विंस कर सकें, उनके न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता सकें और न्यू टेक्नोलॉजी से वो अवेयरफुल हो। तो इन क्वालिफाइड पर्सनों को ढूंढना एक बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में बढ़ते हुए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। सेकेंड, लैक ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस। जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रति उतने अवेयरफुल नहीं है, स्पेशली इन इंडिया। जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो आज के टाइम में चेंजिंग एनवायरनमेंट में नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहा है, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब उनका फायदा तभी हो सकता है जबकि जो इन्वेस्टर है वो उन न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी के बारे में जानता हो, उनकी उपयोगिता के बारे में जानता हो। अगर इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो एक तरीके से डीमोरलाइज हो जाता है उन नए प्रोडक्ट्स को लाने में। अब आप स्पेशली इंडिया में देखेंगे, इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वही ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के दो ही फंडे बहुत फेमस होते हैं, या तो बैंक एफडी या इंश्योरेंस में इंश्योरेंस पॉलिसी लेके इन्वेस्टमेंट। तो जो इनोवेटिव मेथड्स हैं वो भी अभी इंडिया में पॉपुलर होने में भी टाइम लग रहा है। थर्ड, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये भी फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि नए नॉर्म्स बन रहे हैं तो जो कंपनीज हैं वो अपने जो डाटा है वो उसको सीक्रेट रखना चाहती हैं, उसको शेयर नहीं करना चाहती। अब क्योंकि कंपनीज अपने डाटा को शेयर नहीं करती फाइनेंशियल सेक्टर के साथ, तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या डेट पे की जो एबिलिटी है उसके बारे में उनको लिए उसको जानना, उसको जज करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जो कंपनीज अपने अकाउंट्स वगैरह को सीक्रेट रखना चाहती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ में। फोर्थ, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। दिक्कत क्या है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज एक साथ देना शुरू कर दिया। वो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, म्यूचुअल फंड जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। देयर आर सो मेनी सर्विसेज दे आर डूइंग सो। अब उसका प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है किसी एक या दो सर्विसेज में उसको स्पेशलाइज होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। अगर हम वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में जाके देखें तो वहां की जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो जनरली एक या दो सेगमेंट्स में अपने आप को एक तरीके से दायरे में रखते हैं, सीमित रखते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने आप को स्पेशलाइज बनाते हैं। तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन भी इंडिया के जो ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा हर्डल है। फिफ्थ, लैक ऑफ रिसेंट डाटा। ध्यान रहे हमने मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पार्ट 1 में डिस्कस किया था इन द कैरेक्टरिस्टिक्स कि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ा बेस है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में। अब इंफॉर्मेशन किसके बेस पे क्रिएट होगी? नेचुरल डाटा के बेस पे क्रिएट होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर जो है, इनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिसर्च वर्क पे ज्यादा अपना पैसा और टाइम दोनों खर्च नहीं करते। इसके लिए वो जो डाटा उनके पास जो पुराना अवेलेबल है
उसी को यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को जनरेट करने में या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में या अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने में। अब क्योंकि डाटा रिसेंट नहीं होता, वो ओल्ड होता है, जिसकी वजह से कस्टमर को प्रॉपर वे में सेटिस्फाई करना, उसकी चेंजिंग नीड्स को फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। 6 आता है लैक ऑफ एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए जो इंडियन कंपनीज हैं वो अपने आप को ग्लोबलाइज करने लगी हैं, वर्ल्ड की अदर कंट्री में जाने लगी हैं। जो इंडियन कंपनी थी वो अब डोमेस्टिक बिजनेस से मल्टीनेशनल हो गई हैं, उनका जो बिजनेस का फैलाव है वर्ल्ड के कई कंट्रीज में फैल गया है। अब उससे रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये रिस्क कई तरह का है, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है। अब ये रिस्क बढ़ने से जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसका रिस्क की वजह से क्या होता है कि जो उनके लोन है वो डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बढ़ने लगते हैं। तो जो एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट की जो कमी है हमारी कंपनीज में, वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करना। आई होप आपको ये चैलेंजेस क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? जो इंडिया में एट प्रेजेंट जो है, ठीक है, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से जो है जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इनोवेटिव होकर। अब क्या प्रेजेंट सिनेरियो है? नंबर 1, कन्वर्टेशन टू डायनेमिज्म। जो पहले परंपरागत तरीके थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के, वो अब आधुनिकता में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उनके जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट होने लगा है। वो अब कस्टमर ओरिएंटेड होने लगे हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं, नए नए प्रोडक्ट लाने लगे हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत ज्यादा होने लगा है। जो कंपनीज हैं वो भी अपने आप को अलग तरीके से सोचने लगे हैं, उनके जो कंपनीज को मैनेज करने का तरीका है वो डिफरेंट होने लगा है। तो ये जो कन्वर्टेशन टू डायनेमिज्म में ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी कि अभी जो हमारा देश का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में है, यानी कि अपने पुराने तरीके से नए तरीके में शिफ्ट होता है। सेकंड, एमरजेंस ऑफ प्राइमरी इक्विटी मार्केट। प्राइमरी इक्विटी मार्केट भी बहुत बड़ा एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है इंडिया में। बिफोर 1980 हमारे देश में कैपिटल मार्केट इतनी अच्छी ग्रो नहीं थी। 1980s में जब रिलायंस कंपनी ने एंटर किया स्पेशली इन कैपिटल मार्केट, तब प्राइमरी मार्केट हमारे देश में पॉपुलर होने लगी। लोग जो है वो पब्लिक मनी को बहुत इंपॉर्टेंस मानने लगे। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स माने जाने लगा कि कंपनी शेयर इशू करके लोगों से पैसा इकट्ठा करे। ये 1992 में जब सेबी इस्टेब्लिश हुई तो सेबी ने भी इस बारे में बहुत डेवलपमेंट किए कि हमारे देश के कैपिटल मार्केट को इम्प्रूव किया जाए। और ईयर 2000 तो वैसे ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, जहां पर डीमेटलाइजेशन फॉर्म आ गया और जो कैपिटल मार्केट में काफी रिफॉर्म्स किए। आज ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो अपने पैसे रेज करने के लिए प्राइमरी मार्केट में आती हैं और प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू या एफपीओ के थ्रू अपने पैसे को रेज करती हैं, अपने फंड्स को रेज करती हैं। ये भी इंडिया के जो फाइनेंशियल सेगमेंट में बहुत चेंजिंग पार्ट है। आज ज्यादातर कंपनियां पैसा जो है वो प्राइमरी मार्केट से रेज करती हैं। थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग क्या है, एक अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करती है एक कंपनी के बारे में कि क्या वो कंपनी अपने डेट्स को ड्यू डेट पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी, और उसके पे करने की इच्छा भी है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि इस क्रेडिट रेटिंग के बेस पर ही इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि उसे किसी पर्टिकुलर कंपनी के डेट में या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये इन्वेस्टर के लिए बड़ी यूजफुल है। दूसरा, जो कंपनी डेट इशू कर रही है या शेयर इशू कर रही है उसके लिए भी बड़ा यूजफुल है। अगर मान लीजिए उसने एक अच्छी रेटिंग ले रखी है रेटिंग एजेंसी से, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि वो भी जो डेट है वो बहुत चीपेस्ट रेट पे, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे बाजार से रेज कर लेती है। तो इनको दोनों को ही फायदा होता है, इन्वेस्टर को भी एज वेल एज बोरोर को भी। और तीसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बड़ा फायदा होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी देख लेता है कि इस कंपनी को हमें लोन प्रोवाइड करना है नहीं करना है। जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है उसे बहुत आसान शर्तों पे लोन मिल जाता है और इंटरेस्ट की रेट भी कंपेरेटिवली कम रखी जाती है। दूसरी ओर, जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत टिपिकल होती है, उनकी जो मतलब काफी कम रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, उस केस में जो है बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट भी हायर चार्ज करता है और शर्तें भी थोड़ी कठिन रखी जाती हैं, कठोर रखी जाती है। नंबर 4, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडियंस में बहुत ज्यादा, इंडियन सेगमेंट में एक कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंस आया कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कई स्टेप्स उठाए हैं ग्लोबलाइजेशन के।
जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ हर्डल्स थे उनको रिमूव किया गया है। अब फाइनेंशियल सेक्टर भी ग्लोबलाइज हो रहा है। जो हमारे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी ब्रांचेस वर्ल्ड के अदर कंट्री में खोल रहे हैं और अदर जो वर्ल्ड के अदर इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एज वेल एज जो हमारी कंपनीज हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। वो मनी को रेज करने के नए नए इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हैं, जस्ट लाइक FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ADR, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। इवन दो ये भी नहीं, इवन जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी इंडिया में एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा रही हैं। अब इंडिया में भी IDR इशू होता है, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट, यानी कि जो विदेशी हैं वो इंडिया में अपना पैसा रेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ IDR। फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को छूट प्रदान की है कि वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब लिबरलाइजेशन की वजह से जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने आप को इनोवेटिव किया है, अपने आप को मॉडर्नाइज किया है, जस्ट लाइक रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट पे RBI ने अपना पूरा कंट्रोल हटा दिया है। अब हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक पूरी तरह से फ्री है, वो अपना इंटरेस्ट रेट खुद अपना तय कर सकता है। इसी तरीके से बैंक जो है वो अपने लोन देने के लोन्स तय कर सकता है, जिसका भी बड़ा फायदा हुआ है। पहले जो है बैंकिंग सेक्टर में केवल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, बैंकिंग में भी, इंश्योरेंस में भी और म्यूचुअल फंड में। अब जो है बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया है नए बैंक्स खोलने के लिए। इसी तरीके से इंश्योरेंस भी पहले अंडर द UTI था, अब प्राइवेट सेक्टर भी इंश्योरेंस सेगमेंट में आ गए हैं। इंश्योरेंस में पहले जो है LIC और GIC का ही रोल था, अब इंश्योरेंस सेक्टर को भी खोल दिया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जो इंश्योरेंस सेगमेंट में आ गई हैं। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में पहले एक ही मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, वो भी स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ UTI। अब म्यूचुअल फंड्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो है प्राइवेट सेक्टर में आ गए हैं, जस्ट लाइक ICICI म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। तो जो हमारा जो सेगमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर, वो एक लिबरलाइजेशन दौर में से गुजर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारा फाइनेंशियल सेक्टर एक तेजी से उभरेगा और जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रैपिडली ग्रो कर रही है वर्ल्ड लेवल पे, अभी जो है वो 5th पोजीशन पर है और आने वाले टाइम में इस फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ के बेस पे वो 4th और 3rd और 2nd पोजीशन पे भी जल्दी पहुंचे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव व प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।